हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। राजस्थान एपीओ के लिए माइनर एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसमें अब नेक्स्ट एक्ट है, आज जेजे एक्ट है। जेजे एक्ट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं आज करा दूंगा, ठीक है। करीब करीब 150 क्वेश्चन होंगे, तो पूरे 150 क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का। कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जो सिलेबस है केवल सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन कराइए। तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहा था, प्रीवियस ईयर के पेपर में सिलेबस से बाहर भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वजह से अगर आपका वो सिलेबस तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, उससे बाहर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपके इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारे चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जेजे एक्ट का। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब से परिवर्तन में आया। परिवर्तन कब से आया, 1 जनवरी 2016 से, 1 जनवरी 2016 से, और 31 जनवरी 2015 से, 15 जनवरी 2016 से। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 2016 से ये परिवर्तन में आया। बालक का क्या मतलब है, अभिप्रेत मतलब 18 वर्ष से कम आयु का जेजे एक्ट में है। जेजे एक्ट में बालक का क्या मतलब है, 18 वर्ष से कम आयु का, 16 वर्ष से कम आयु का, 17 वर्ष से कम आयु का, 21 वर्ष से कम आयु का। तो इसका मतलब क्या होता है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का बालक क्या होता है, बालक कहलाता है जेजे एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया, 210 में, 211 में, 212 में, 213 में। तो किस में परिभाषित किया गया, 212 में। 212 में चाइल्ड को परिभाषित किया गया है। विधि विरोधी बालक से ऐसा बालक, विधि विरोधी मतलब ऐसा बालक जिसने अपराध किया है। तो जो अपराध करने वाला अब कथित है, जो अपराध करने वाला पाया जाता है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी ना किया, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, विरोधी बालक को परिभाषित किया है। तो बालक को 212 में परिभाषित किया, अब विरोधी बालक को मतलब जो बालक अपराध करता है उसको कहाँ परिभाषित किया गया है, तो उसको कहाँ 213 में। 212 में चाइल्ड को परिभाषित किया, 213 में किसको, विरोधी बालक को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक अभिप्रेत है जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है, जो आवारा पाया जाता है, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक न्यायालय को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया, मतलब बालक न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया, 2 के सब क्लास 15 में, 2 के सब क्लास 16 में, 2 के सब क्लास 19 में, 2 के सब क्लास 20 में। तो किस में परिभाषित किया, 2 के सब क्लास 20 में। तो जितनी परिभाषा खंड है इसको सबको एक जगह लिख लेना। ये जो चाइल्ड पूछे है, विधि विरोधी बालक पूछे और बालक न्यायालय पूछे, तो 212, 213 और 220, तो ये सब एक जगह लिख लेना। जो जो यहाँ परिभाषा मिलती चली जा रही है उसे लिख लेना, हो सकता है एक क्वेश्चन इससे आ जाए आप लोगों का। फिर आ जाओ, इस अधिनियम के अधीन न्यायालय से अभिप्रेत है। तो क्या अभिप्रेत है, ऐसा सिविल न्यायालय जिसे दत्तक ग्रहण एवं संरक्षितता के मामले में अधिकारिता प्राप्त है, कोई अपराधी न्यायालय जिसे इस अधिनियम के अधीन विचारण की अधिकारिता प्राप्त है, सिविल एवं आपराधिक न्यायालय, उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिविल न्यायालय, ऐसा सिविल कोर्ट जिसे क्या, एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण एवं संरक्षितता मतलब गार्जियनशिप के मामले में क्या अधिकारिता, जुरिडिक्शन प्राप्त है। तो वो क्या हो जाएगा, उसी न्यायालय को इस अधिनियम के तहत बालक न्यायालय घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, नगर सिविल न्यायालय, उपयुक्त सभी। तो सभी आते हैं इसमें। फैमिली कोर्ट, कुटुंब न्यायालय मतलब क्या होता है, फैमिली कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो जाता है, नगर का सिविल न्यायालय भी न्यायालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, जघन्य अपराध के अंतर्गत आते हैं।
7 वर्ष या उससे अधिक दंड से दंडनीय अपराध, 10 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय अपराध, 14 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय अपराध, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। तो जो जे एक्ट में हीनियस ऑफेंस है, हीनियस ऑफेंस किसे कहा गया, जो 7 वर्ष या उससे अधिक दंड से दंडनीय। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जघन्य अपराध किसे माना गया जे एक्ट में, जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के अपराध होंगे उन्हें जे एक्ट के थ्रू क्या माना गया है, हीनियस क्राइम माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है कि छोटे अपराध पिटी ऑफेंसेस किसे माने गए हैं। 1 वर्ष से कम अपराध, 2 वर्ष से कम, 3 वर्ष से दंडनीय, 5 वर्ष से दंडनीय। तो कौन से, जो 3 वर्ष से दंडनीय अपराध हैं, 3 वर्ष तक के जो दंडनीय अपराध हैं उसको क्या, पिटी ऑफेंस है। तो जो हीनियस है वो 7 वर्ष से ऊपर वाले हैं हीनियस, और 3 वर्ष से नीचे वाले पिटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस। ठीक है, ये बहुत खतरनाक हो गए 7 वर्ष वाले, और ये जघन्य अपराध मतलब ये छोटे पिटी ऑफेंसेस हो गए। ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर आ जाओ, अधिनियम लागू होता है भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराधों पे, अन्य विधियों के अधीन दंडनीय अपराधों में। 1 और 2 दोनों, तो भारतीय दंड मतलब आईपीसी और दोनों अन्य विधियों के तहत, दोनों के तहत ये माना जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का, जो 5 वर्ष से दंडनीय अपराध है, 7 वर्ष से 10 वर्ष से दंडनीय, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। तो 3 गंभीर अपराध। अब देखो, जघन्य अपराध 7 वर्ष से ऊपर हो गए, पिटी ऑफेंसेस 3 वर्ष से नीचे हो गए। अब गंभीर अपराध आ जाओ, तो 3 वर्ष से और 7 वर्ष के बीच वाले अपराधों को क्या कहेंगे, गंभीर अपराध। तो 3 श्रेणियों में अपराध बांट लो, छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। छोटे अपराध जो 3 वर्ष से कम है, गंभीर अपराध जो 3 वर्ष से और 7 वर्ष के बीच में है, और जघन्य अपराध जो 7 वर्ष से ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो 3 श्रेणियों में इन अपराधों को जे एक्ट में बांट लेना, इसको लिख लेना कहीं पे मैं जो बोल दिया हूं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अपराध और दंड। मतलब अपराध, छोटे अपराध क्या होंगे, 3 वर्ष से कम वाले हो जाएंगे, गंभीर अपराध 3 वर्ष से 7 वर्ष वाले हो जाएंगे, जघन्य अपराध 7 वर्ष से अधिक। यही वाला नोट करके कहीं चिपका लेना, इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। किशोर से अभिप्रेत है कौन, 18 वर्ष से कम आयु का बालक। तो ये पहले क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं अभी इसके पहले। नेक्स्ट आ जाओ, अधिनियम में किशोर को परिभाषित किया गया है। अब किशोर को कहाँ परिभाषित किया गया है, 18 वर्ष से कम आयु का बालक। तो किशोर को कहां परिभाषित किया गया, 235 में परिभाषित किया गया किशोर को, 235 में। अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो जैविक माता पिता के बिना है, जो जैविक संरक्षक के बिना है, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अनिवासी भारतीय से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय पासपोर्ट धारण करता हो, जो भारतीय पासपोर्ट धारण करता है और वर्तमान में 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, 1 और 2 दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिवासी का मतलब क्या हो जाएगा, अनिवासी भारतीय जो भारतीय पासपोर्ट धारण करता हो और वर्तमान से 1 वर्ष से अधिक समय में विदेश में रह रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभित्यजक बालक किसे कहते हैं, अभित्यक्त बालक किसे कहते हैं। अभित्यक्त मतलब छोड़ा हुआ बालक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं कि जिसके माता पिता ने त्याग दिया हो, जिसके माता पिता या संरक्षक ने समिति ने त्याग दिया हो। 1 और 2 दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो, जिसके माता पिता या संरक्षक ने या समिति ने क्या, जब सभी ने त्याग दिया हो तो उसे अभित्यक्त बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अधिनियम के प्रशासन के अनुसरण में किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत किस धारा में दिए गए। अधिनियम के को प्रशासन के में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत किस धारा में दिए गए, धारा 3 में, धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में। तो किस में दिए गए हैं, धारा 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालक और संरक्षण का साधारण सिद्धांत, बालक और संरक्षण का साधारण सिद्धांत है सर्वोत्तम हित, सुरक्षा का सिद्धांत,
नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत तात्पर्य है जब तक दोषी को साबित न कर दिया जाए तब तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाएगा। कोई बालक 18 वर्ष से कम आयु तक किसी भी असद्भाव या आपराधिक आशय का निर्दोष होना उपधारित किया जाएगा। उपयुक्त में 1 2 दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार करती है, न्यायालय करती है, उपयुक्त। तो किशोर न्याय बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। हमेशा याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन, किशोर न्याय बोर्ड का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत? अब देखो, किशोर न्याय बोर्ड का गठन राज्य सरकार करती है, किस धारा में करेगी? धारा 4 के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत करेगी? धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 के अंतर्गत किशोर बोर्ड में शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन होगा? न्यायिक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएम हो जाएंगे, ठीक है, और कौन हो जाएंगे? 2 सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएंगे। ये याद कर लेना। तो 4 में क्या बताया गया? न्यायिक मजिस्ट्रेट हो जाएंगे और 2 सामाजिक कार्यकर्ता किशोर बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। किशोर बोर्ड को निम्न शक्तियां प्राप्त होती। किशोर बोर्ड को निम्न शक्तियां प्राप्त होती। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, या तो 1 की या तो 2 की। ये अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का पाएगा, और अगर मेट्रोपॉलिटन के अलावा किसी क्षेत्र का है तो जेएम की, जेएम फर्स्ट क्लास की वो पाएगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। उनकी नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह कम से कम 7 वर्ष से बालक के कल्याणकारी कार्यकलापों में सक्रिय रहे हों, वह बाल मनोविज्ञान की उपाधि के साथ व्यावसायिक व्यवसाय कर रहा हो। उपयुक्त में से 1 2 दोनों। तो इसमें दोनों हो जाएगा। 7 वर्ष, ये वाला याद कर लेना। ये जो पहला वाला है ये जरूर याद कर लेना। कम से कम 7 वर्ष से बालक के कल्याणकारी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से रहा हो और बाल मनोविज्ञान भी जानता हो। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है, राज्य सरकार सदस्यों की नियुक्ति कितने दिन में करेगी? जो 2 सदस्यों की नियुक्ति होती है, राज्य सरकार कितने दिन के भीतर उनकी नियुक्ति करेगी और उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगी? उनको प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कितने? 30 दिनों का, 60 दिनों का नियुक्ति के, 90 दिनों का, 45 दिनों का। तो 60 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, एजुकेशन, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा 60 दिनों, नियुक्ति के 60 दिनों के भीतर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी यदि इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति का दुरुपयोग का दोषी पाया गया, लगातार 3 मास तक विधिमान्य कारणों के बिना विधि बोर्ड में उपस्थित होने में असफल रहा हो। नेक्स्ट आ जाओ और क्वेश्चन, किसी 3 वर्ष या 3/4 से भी कम उपस्थिति रहा। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या, 1 वर्ष में 3/4 से कम उपस्थिति रहा हो, ये सब पढ़ लो, ये ध्यान है। 1 वर्ष में 3 साल से कम उपस्थिति रहा हो, और इस अधिनियम में जो निहित शक्तियों का क्या करता है? शक्तियों का दुरुपयोग। नंबर 1, शक्तियों का वो क्या करता है? रुको, शक्तियों का वो जो जिस सदस्य को नियुक्त किया गया है उसको कब उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी? जब वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, 3 मास तक मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, 3 महीने तक मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया। नंबर, उसके बाद क्या किया? उसके बाद और क्या, यानी कि 3/4 से कम उसकी उपस्थिति रही हो, तो इन सब के कारण उसको हटा दिया जाएगा। फिर आ जाओ, निम्न कथनों में सत्य कथन चुनिए कौन कौन से हैं। तो कोई बालक जो जांच के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तो उसके विरुद्ध वही आदेश पारित किया जाएगा मानो वह
बालक है। अब जांच के दौरान 18 वर्ष पूरा कर लिया तब भी वो माना जाएगा, उसके खिलाफ कोई आदेश पारित किया जाएगा, मानो वह बालक है। कोई भी व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और अपराध करते समय 18 वर्ष से कम का था तो उसे जांच प्रक्रिया के दौरान बालक माना जाएगा। जहां किशोर न्याय बोर्ड की पीठ में बहुमत नहीं है तो वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट सहित 2 सदस्य हैं, दोनों सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति है। एक बोर्ड है और प्रधान मजिस्ट्रेट है, तो 2 सदस्य हैं, दोनों सदस्यों में मतभेद है, तो प्रधान मजिस्ट्रेट के राय के अनुसार मामला निर्धारित किया जाएगा। किसी से तीसरे को मामले को सुपुर्द किया जाएगा। तो इसमें क्या, प्रधान मजिस्ट्रेट की राय के अनुसार मामले को फाइनल किया जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड का अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड को किस धारा के अंतर्गत शक्तियां दी गई हैं? तो शक्तियां धारा 8 में दी गई हैं। धारा 8 में क्या दी गई हैं? शक्तियां दी गई। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। धारा 8 में क्या दी गई हैं? शक्तियां दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाओ, किशोर न्याय बोर्ड के कृत्य हैं मामले का निस्तारण करना और अंतिम आदेश पारित करना, वयस्कों के लिए आशायित कारागारों का नियमित निरीक्षण करना, या अभिनिश्चित करने के लिए किन किन परिस्थितियों में अभिकथित अपराध कारित किए गया था, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट देने के लिए निर्देश देना। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कहता है किसी बालक को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है जो बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है। प्रक्रिया अपनाएगा, बालक को अधिकारिता रखने वाले बोर्ड के समक्ष भेज देगा, बालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, या तो 1 या तो 2 बालक को उन्मुक्त कर देगा। तो क्या होगा? बालक को अधिकारिता रखने वाले बोर्ड के समक्ष भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विधि विरोधी होना अब अधिकथित बालक की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा सकती है। किस धारा के तहत की जा सकती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। ये धारा 9 के तहत, धारा 10 के तहत, धारा 11 के तहत, धारा 12 के तहत। तो किसके? धारा 10 के तहत। धारा 10 के तहत किसके? धारा 10 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ, विधि विरोधी अभिकथित बालक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस किसके समक्ष पेश करेगी? किस धारा के तहत गिरफ्तार किया? अगर इसके 10 के तहत गिरफ्तार कर लिया, अब वो 10 के तहत जब गिरफ्तार किया तो किसके समक्ष पेश करेगी? बाल विशेष पुलिस इकाई के लिए पदाभित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष, या तो 1 या तो 2, या तो पदभातित कल्याण पुलिस के समक्ष पेश कर देगी या बाल विशेष पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश कर देगी। नेक्स्ट आ जाओ, विधि विरुद्ध अभिकथित बालक की जमानत दी जा सकती है। अब 10 में गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उसको कहाँ? किसी उसके सामने जो विशेष पुलिस इकाई है उसके सामने पेश कर लिया, जो बालक के लिए नियुक्त किया जाता है विशेष बल, उसके सामने पेश कर लिया, या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष। अब जब उसके समक्ष पेश कर दिया तो जमानत किस धारा? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। तो धारा 12 के तहत जमानत मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अधिनियम की धारा 12 में के अधीन विधि विरोधी बालक की जमानत दे सकेगा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, या तो 1 या तो 2 या तो न्यायालय। तो अधिनियम की धारा 12 के अधीन विधि विरोधी बालक को जमानत दे सकेगा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, या तो एक तो दोनों दे सकता है, या तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी भी दे सकता है और किशोर न्याय बोर्ड भी दे सकता है। जब बालक को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लाया जाता है तो थाने का भार साधक अधिकारी, पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर छोड़ सकता है। यदि वह जमानत पर नहीं छोड़ता है तो उसे संप्रेषण गृह मतलब सुधार गृह या सुरक्षा के स्थान पर जैसा स्थिति में हो रखा जाएगा और उसकी जमानत पर बोर्ड विचार करेगी। जब विधि विरुद्ध बालक जमानत के आदेश की शर्तों को क्या करता है? पूरा करने में असमर्थ है, तब बोर्ड जमानत की शर्तों में उपांतरण करेगा। जमानत आदेश के 7 दिन के भीतर
जमानत आदेश के 10 दिन के भीतर, जमानत आदेश के 15 दिन के, जमानत आदेश के 30 दिन के। तो जमानत आदेश के 7 दिन के, 7 डेज के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, 7 डेज के अंतर, 7 दिन के अंतर्गत क्या करता है, उपांतरण करेगा। अगर आदेशों की शर्तों का पूरा करने में असमर्थ है तो उसको बदल देगा, उपांतरण कर देगा, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बोर्ड और विधि विरोधी बालक को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है, कि इनकार कर देगा। अब कैसे करेगा, उसे यह विश्वास करने का कि युक्तियुक्त आधार है कि उसे छोड़े जाने पर ज्ञात आपराधिक संगठन में शामिल हो जाएगा, वह व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा, उसे छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, इसमें क्वेश्चन सभी हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे आ जाओ, जहां विधि विरोधी होना अब कथित है, बालक गिरफ्तार किया जाता है, वहां पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदभारित अधिकारी या विशेष पुलिस किशोर इकाई जिसके समक्ष वह बालक लाया जाता है, बालक की गिरफ्तारी करने के पश्चात सूचना देगा बालक के माता पिता को, संरक्षक को, परिवीक्षा अधिकारी को, उपयुक्त में से सभी को। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी को देगा उसकी जानकारी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मार रहे हैं चौथा ऑप्शन। फिर आ जाओ, जब विरोधी बालक जमानत पर छोड़ा जाता है तो उसकी सूचना बोर्ड को दी जाएगी, परिवीक्षा अधिकारी को, बाल कल्याण अधिकारी को, या तो एक या तो दो को, या तो परिवीक्षा अधिकारी को दी जाएगी या बाल कल्याण अधिकारी को दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, जहां विधि विरोधी बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा। धारा 14 के तहत, धारा 15 के, धारा 16 के, धारा 17 के, जहां विधि विरोधी बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जाँच करेगा और उपयुक्त आदेश पारित करेगा। किसमें, धारा 14 के तहत। फिर आ जाओ, अधिनियम की किस धारा में किशोर न्याय बोर्ड विरोधी बालक के संबंध में जांच करने की शक्ति है। तो जांच किस में होगा, जांच किस में होगा, धारा 10 में इंक्वायरी होगी, धारा 14 में, धारा 18 में और धारा 20 में। तो जांच किस में होगा, जांच धारा 14 में होगा। धारा 14 के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष बालक को पेश किए जाने की तारीख में कितने दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी, 2 मास के भीतर, 4 मास के भीतर, 6 मास के भीतर, 8 माह के अंदर। तो किसने, 4 माह के अंदर जे एक्ट में जांच पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है, कहता धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष प्रथम पेशी की तारीख से कितने दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा, 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो 3 माह के भीतर, कितने, 3 माह के भीतर। धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष प्रथम पेशी की तारीख से कितने दिनों के भीतर निस्तारित उसको किया जाएगा, 3 माह के भीतर, जघन्य अपराध है तो। फिर नेक्स्ट आ जाओ, यदि धारा 15 के अंतर्गत 4 माह के भीतर जांच पूरी नहीं की जाती है, अब यहाँ 3 माह दे रहा है और 4 माह दे रहा है, यही मुझे कंफ्यूज है। इसमें 4 माह दिया नहीं था तो 3 माह हो जाएगा, रुको देख लेता हूँ इसे। तो ये क्या है, 3 ही माह है, ठीक है, 3 माह हो जाएगा, ये 3 माह हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, यदि धारा 15 के अंतर्गत 4 माह के भीतर जांच पूरी नहीं की गई तो स्वतः कितनी अवधि के और बढ़ाया जा सकता है। अगर 4 माह के भीतर धारा 15 के अंतर्गत जांच नहीं पूरी की गई तो स्वतः 2 माह और बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, धारा 14 के अंतर्गत बोर्ड स्वतः विस्तारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं कर पाता है, तब अतिरिक्त अवधि की वृद्धि कौन करेगा। अब वो जो 2 माह बढ़ाया जाता है कौन बढ़ाएगा, सीजेएम बढ़ाएगा, मुख्य सीएमएम बढ़ाएगा, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बढ़ाएगा, कि कौन बढ़ाएगा, और क्या क्या दिया है देख लेते हैं, या तो 1 या तो 2। तो इसमें या तो देखो, अगर मेट्रोपॉलिटन है तो सीजीएम बढ़ाएगा,
सीजीएम बढ़ाएगा, ये इतना याद कर लेना। तो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो जाएगा तो सीएमएम हो जाएगा, और नॉर्मल होगा तो सीजीएम हो जाएगा। ठीक है, यही बढ़ाते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। छोटे अपराधों के मामलों में किशोर न्याय बोर्ड निम्न में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया, संबंध मामलों के विचारण की प्रक्रिया, या तो एक या तो दो। तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 14 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड की जांच में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? अब धारा 14 में संबंध मामलों के, वारंट मामलों, सेशन मामलों में विचारण में, तो संबंध मामलों का धारा 14 के अंतर्गत अगर है तो संबंध मामलों का, वैसे छोटे ऑफेंसेज है तो संक्षिप्त विचारण का। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम में धारा 14 के अंतर्गत विधि विरुद्ध अपकथित अपराध के जघन्य अपराधों की जांच में किशोर न्याय बोर्ड में कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? अपराध करने की तारीख में 16 वर्ष की आयु से कम बालक के लिए संबंध मामले के विचारण की प्रक्रिया अपनाएगा। यदि अपराध करने की तारीख में 16 वर्ष से अधिक आयु का है तो वह 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करेगा, एक या तो दो, या तो एक या तो दो। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड और जघन्य अपराधों के मामलों का प्रारंभिक निर्धारण करने की शक्ति है? इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य मामलों में प्रारंभिक निर्धारण करने की शक्ति है? धारा 15, धारा 16, धारा 18, धारा 20। तो किसमें? धारा 15 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड किस बात का प्रारंभिक, कि बालक ने अपराध किया है कि नहीं, कि बालक दोषी है कि नहीं, फिर कि बालक का अपराध करते समय मनोदशा कैसी थी। ऐसे बालक की अपराध करने में अपकथित अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता का निर्धारण करना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्षमता का निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जहां बोर्ड आरंभिक निर्धारण का पाता है कि मामले का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, वहां कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? संबंध मामलों की, संक्षिप्त विचारण की, स्वतः निर्धारित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संबंध मामलों की प्रक्रिया अपनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्रारंभिक निर्धारण के बाद बोर्ड संबंध मामलों की प्रक्रिया अपनाकर मामले का निस्तारित कर देता है, तो उसके आदेश की हो सकेगी अपील, हो सकेगी पुनर्निरीक्षण हो सकेगा, या तो एक या तो दो। तो उसका क्या हो सकेगा? अपील हो सकेगा। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड को किस अपराध का प्रारंभिक निर्धारण करता है? किसी भी अपराध का, गंभीर अपराध का, जघन्य अपराध का, छोटे अपराध का। तो किसका? जघन्य अपराध का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सामान्यतः कितनी अवधि के अंतर्गत पूरा कर लिया जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 3 माह के भीतर। तो किसमें? 4 माह के भीतर। इस अधिनियम में धारा 15 के अंतर्गत जघन्य अपराधों का प्रारंभिक निर्धारण किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सामान्यतः कितनी अवधि के अंतर पूरा किया जाना चाहिए? 4 माह के भीतर। अब इसका डिटेल भी थोड़ा दिया, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहता है कि बोर्ड प्रारंभिक निर्धारण 14 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करेगा। 14 में के अंतर्गत 4 माह की अवधि का निर्धारण है। बोर्ड 2 माह की अवधि विवेकानुसार बढ़ा सकता है। यदि 6 माह के भीतर भी गंभीर और जघन्य अपराधों की जांच पूरी नहीं होती तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित करते हुए समय को बढ़ा सकते हैं। समय को क्या कर सकते हैं? समय को अतिरिक्त बढ़ा सकते हैं, और अतिरिक्त समय निर्धारित नहीं है तो अवधि में वृद्धि न्यायालय के विवेका अधीन है। किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित जांच का पुनर्विलोकन कौन करता है? सीजीएम करता है, एमएम करता है, सीएमएम करता है, दोनों करते हैं। ठीक है, पुनर्विलोकन दोनों करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 16 के अधीन उच्च स्तरीय समिति का सदस्य है राज्य विधिक सेवा का कार्यपालक अध्यक्ष, गृह सचिव, गैर सरकारी संगठन, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे।
धारा 16 के अधीन उच्च जांच स्तरीय समिति का सदस्य। तो ये कौन हो जाएगा? राज्य विधिक सेवा का कार्यपालक अध्यक्ष, गृह सचिव, गैर सरकारी संगठन के सदस्य। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 16 के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गृह सचिव, किशोर न्याय बोर्ड का प्रधान न्यायाधीश, उपयुक्त में से सभी। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम में धारा 16(2) के अधीन बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबन की अवधि और कारणों की जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। प्रत्येक माह में, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक वर्ष में। तो प्रत्येक 6 माह में किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसके समक्ष लंबित मामलों में त्रैमासिक सूचना दी जाती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों, या तो सीजीएम को दिया जाएगा लंबित मामलों की त्रैमासिक 3 महीने पे सूचना, या डीएम को दिया जाएगा। ये याद कर लेना, सीजीएम को दिया जाएगा हर 3 मास पे, या डीएम को, कि जो कितने मामले किशोर न्याय बोर्ड में लंबित हैं। ठीक है, पेंडेंसी अभी उनकी है। इस अधिनियम में धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच में किशोर न्याय बोर्ड पाता है कि विधि विरोधी बालक 16 वर्ष का आयु का है और गंभीर अपराध किया तो वह आदेश पारित करेगा। माता पिता की भर्त्सना करके घर जाने की, जुर्माना संदाय करने का आदेश, सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंभीर अपराध के दोषी पाए जाने पर विधि विरोधी बालक के विरुद्ध बोर्ड क्या आदेश पारित कर सकेगा? 3 वर्ष तक विशेष गृह में रखे जाने का आदेश, 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर माता पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति के देखरेख में रखने का आदेश, बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर मुक्त किए जाने या उपयुक्त सुविधा और पर्यवेक्षण में रखने का आदेश, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। 16 वर्ष से कम आयु के बालक दोषी पाए जाने पर कितनी अवधि तक विशेष गृह में रखा जा सकता है? 3 वर्ष से अनधिक, 2 वर्ष से अनधिक, 1 वर्ष से अनधिक, 5 वर्ष से अधिक। 16 वर्ष से कम आयु बालक अगर दोषी पाया जाता तो कितने वर्ष तक विशेष गृह में रखा जाएगा? 3 वर्ष से अनधिक, 3 वर्ष तक ही रखा जा सकता है। ये याद कर लेना, विशेष गृह में कितने? 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। 16 वर्ष से कम आयु में, 16 वर्ष से कम आयु में अब कथित विधि विरोधी बालक रखा जा सकता। कारागार में, विशेष गृह में, तो किस में रखा जाएगा? विशेष गृह में, कारागार में कभी नहीं रखा जाएगा। ये ध्यान रख लेना। इस अधिनियम के अधीन विधि विरोधी बालक जो अपराध करते समय 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का, उसे दोषी पाए जाने पर रखा जाता है विशेष गृह में, 21 वर्ष तक विशेष गृह में, 21 वर्ष के बाद कारागार में, 2 और 3। तो इसमें हो जाएगा 21 वर्ष तक विशेष गृह में, उसके बाद कारागार में भेज दिया जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट। अधिनियम के अधीन कौन निर्धारित करता है कि कथित बालक का विचारण वयस्क की तरह किया जाएगा? किशोर न्याय बोर्ड, समिति, न्यायालय, उपयुक्त में से समय। तो किशोर न्याय बोर्ड, ये याद कर लेना। किशोर न्याय बोर्ड बालक वो निर्धारित करेगा कि बालक का जो विचारण होगा, ट्रायल होगा, वो कैसे किया जाएगा? वयस्क की तरह, एडल्ट की तरह किया जाना चाहिए। इसका निर्धारण कौन करेगा? किशोर न्याय बोर्ड करेगा। किशोर न्याय बोर्ड को न्यायालय को ट्रांसफर, आंतरित करने का आदेश देता है। किशोर न्याय बोर्ड मामले को न्यायालय को अंतरित करने का आदेश देता है। किसमें ट्रांसफर? 18(3), 15(2), 16(2), 17 में। तो 18(3) में, 18(3) में ट्रांसफर की पावर है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड की। अब आ जाओ। किशोर न्यायालय बोर्ड धारा 15(3) के अधीन मामले का विचारण वयस्क की तरह करने के लिए अंतरित कर सकता है बालक न्यायालय को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सेशन न्यायालय को, उपयुक्त में 1 और 2 दोनों में। तो किसको? बालक न्यायालय को। ये बालक न्यायालय को भेज सकता है। फिर आ जाओ।
बालक न्यायालय की शक्तियां किस किस धारा में दी गई हैं? 15 में, 19 में, 20 में, 25 में। तो किस में दी गई? 19 में दी गई हैं। नेक्स्ट आ जाओ। यह कौन सुनिश्चित करेगा कि बालक 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षा के स्थान में भेजा जाए, तत्पश्चात कारागार में अंतरित किया जाए? किशोर न्याय बोर्ड, बालक न्यायालय, 1 2 दोनों, या तो एक। तो बालक न्यायालय। इसमें अंतरित करने, कारागार में अंतरित वाला कौन? बालक न्यायालय। न्यायालय निर्धारित करेगा, ये याद कर लेना। बोर्ड नहीं निर्धारित करेगा, बालक न्यायालय निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विधि विरोधी बालक 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली और ठहरने की अवधि पूरी करनी है, तो न्यायालय क्या कदम उठाएगा? बालक को शर्तों के साथ मुक्त करेगा, शेष अवधि में कारागार पूरा करने का आदेश दे सकता है, 1 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 या 2 दोनों, 1 या 2 हो सकता है। फिर आ जाओ। विधि विरोधी बालक के विरुद्ध निम्न दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता। मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास। तो ना मृत्यु दंडादेश दिया जा सकता है, ना आजीवन कारावास दिया जा सकता है। अधिनियम की किस धारा के तहत विधि विरोधी बालक के विरुद्ध मृत्यु दंडादेश, आजीवन कारावास पे रोक लगाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 के तहत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाओ। विधि विरोधी बालक के विरुद्ध निम्न आदेश पारित नहीं किया जा सकता। शांत बयान करने के लिए प्रतिभूत, सदाचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूत, 1 व 2 दोनों, ये सब कुछ नहीं। ये विधि विरोधी बालक के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता है। फिर आ जाओ। विधि विरोधी बालक और वयस्क व्यक्ति मिलकर कोई अपराध कारित करते, दोनों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई की जा सकती, संयुक्त कार्रवाई नहीं की जाती। न्यायालय भी निश्चय करेगा कि संयुक्त कार्रवाई की जाए कि नहीं की जाए, बोर्ड भी निश्चय करेगा संयुक्त कार्रवाई की जाए कि नहीं। तो संयुक्त कार्रवाई सीधे सीधे मना किया है कि नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? बालक और विधि विरोधी बालक का संयुक्त विचारण नहीं हो सकता। 21 वर्ष से अधिक आयु के विधि विरुद्ध बालक को कारागार में रखा जाएगा। विधि विरुद्ध बालक के विरुद्ध मृत्यु, आजीवन कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश पारित किया जा सकता है। फिर इस अधिनियम के अधीन प्रारंभ की तारीख पर न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्रवाइयों में इस अधीन के उपबंध के अनुसार निपटाया जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। विधि विरोधी बालक विशेष गृह या सुरक्षा गृह के भाग गया तो न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं कर सकता? उसे पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध अतिरिक्त कार्रवाई संस्थित की जाएगी। बालक को सर्वोत्तम हित के लिए आवश्यक निर्देश देगा। जिसकी अभिरक्षा से बालक भागा गया या पुनः उसकी अभिरक्षा में बालक को भेजे जाने का समुचित आदेश पारित करेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। यही हो जाएगा। अतिरिक्त कार्रवाई कौन सी कार्रवाई नहीं की जाए? तो उसे पकड़े जाने पर उसके विरुद्ध अतिरिक्त कार्रवाई संस्कृत की जाएगी। ये नहीं किया जा सकता, कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाल कल्याण समिति का गठन कौन कर सकता है? किशोर न्याय बोर्ड, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायालय। तो बाल कल्याण समिति का बोर्ड गठन कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। नेक्स्ट आ जाओ। बाल कल्याण समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बाल कल्याण समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य। बाल कल्याण समिति में कुल कितने? समिति में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 1 महिला होगी और अन्य बालक संबंधी विषयों के विशेषज्ञ होंगे। फिर आ जाओ। बाल कल्याण समिति का सदस्य का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कितना होता है? 3 वर्ष होता है। बाल कल्याण समिति के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति तभी की जाएगी जब वह कम से कम बालकों से संबंधित क्रियाकलापों में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिसने 5 वर्ष तक सामाजिक कार्य किया हो। कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम 10 वर्ष तक सामाजिक कार्य किया हो। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो क्या हो जाएगा? बालकों से संबंधित क्रियाकलापों में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रहा हो। फिर आ जाओ नेक्स्ट।
समिति के सदस्य की सदस्यता राज्य सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है जब वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति का दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है, जब वह नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वह समिति की कार्रवाइयों में लगातार 3 माह तक विधिमान कारणों के बिना हाजिर होने में विफल रहता है। तो ये अभी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर आ जाओ, बाल कल्याण समिति के कार्य का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएम द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्य का पुनर्विलोकन कौन कर सकता है? डीएम देख सकता है। ठीक है। बालक के विरुद्ध कल्याणकारी समिति के विरुद्ध शिकायत किसके समक्ष? जिला मजिस्ट्रेट, बोर्ड, न्यायालय। तो डीएम के समक्ष की जाएगी। बाल कल्याण समिति की शिकायत किसके? डीएम के समक्ष की जाएगी। बाल कल्याण समिति को निम्नलिखित में किसकी शक्तियां? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश। तो किसकी शक्तियां प्राप्त हैं इसको? इसको प्रथम वर्ग, जेएम फर्स्ट क्लास की शक्तियां, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर आ जाओ, क्या कहता है? कहता है कि बाल कल्याण समिति जब तक किसी मामले का अंतिम निस्तारण नहीं करती तो पीठ कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होंगे? 2, 3, 5, 7। तो इसमें कौन सा? 3 सदस्य। समिति पीठ के रूप में कार्य करती है। समिति के सदस्यों के बीच मत भिन्नता पर बहुमत की राय अभिमानी होगी, किंतु जहां कोई बहुमत नहीं हो वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगा। मामले का अंतिम निस्तारण करते समय कम से कम 3 सदस्य का होना अनिवार्य। बाल कल्याण बोर्ड 1 महीने में कितनी बैठक कर सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 महीने में कम से कम 20 दिन। 20 दिन, ये याद कर लेना, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20 डेज, 20 डेज। ठीक है। फिर आ जाओ, इस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार और पुनर्वास के मामले का निपटारा करना, विधि विरोधी बालक को देखरेख और संरक्षण करना। 1 और 2 दोनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बालक कल्याण समिति का कार्य उसके समक्ष पेश किए गए बालक का संज्ञान लेना और उसे प्राप्त करना, बालकों को सुरक्षा और उसके कल्याण को प्रभावित करने वाले सभी विवादों की जांच करना, बाल कल्याण अधिकारियों को सामाजिक अन्वेषण करना और समिति के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देना। उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में कौन सा हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के कार्यों का उत्तरदायित्व पालक देखरेख में बालक को रखे जाने का निर्देश देना, बालकों के लिए समुचित विधिक सेवा पहुंचाया जाना, अनाथ और अभित्यक्त बालक को सम्यक जांच के पश्चात दत्तक ग्रहण कर विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करना। उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष कौन पेश करेगा? कोई पुलिस अधिकारी, कोई लोक सेवक, स्वयं बालक, डॉक्टर। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आ जाओ, यदि कोई बालक संरक्षक या संरक्षता से अलग हो गया तो उसकी सूचना दिए जाने यदि सूचना नहीं दी जाती तो संरक्षक दोषी होगा। अज्ञापक है, यदि सूचना नहीं दी जा सकती तो संरक्षक दोषी होगा। 6 माह तक का कारावास, 10,000 रुपए तक का जुर्माना। 1, 2 दोनों, केवल 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल 2। 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, कोई भी माता पिता बालक को समिति को सौंप सकता है। कोई भी माता पिता बालक को समिति को सौंप सकता है। धारा 35, धारा 36, धारा 37, धारा 40, धारा 35 के तहत। फिर आ जाओ, कितने वर्ष से कम आयु के अनाथ एवं अभित्यक्त बालक को विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखा जाएगा? 5 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम। तो कितना? 6 वर्ष से कम। नेक्स्ट आ जाओ,
बालक देखरेख संस्थाओं तथा धारा 41 के अंतर्गत पंजीकरण आवश्यक है। धारा 40, धारा 41, धारा 42 और धारा 43। तो धारा 41 के ये दे ही दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन बेकार है, इसको छोड़ दो। पंजीकरण देखना चाहिए, बालक देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण किस धारा के तहत, तो धारा 41 के तहत किया जाता है। फिर आ जाओ, इस अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत बालक देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बालक एवं कल्याण विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके? राज्य सरकार। नेक्स्ट आ जाओ, इस अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत बालक देखरेख संस्था एवं रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करने वाले दंडित किए जा सकेंगे। कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, उपयुक्त में से दोनों। केवल जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, तो उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट आ जाओ, सही सम्मिलित नहीं है। पालक का देखरेख 44, संप्रेषण गृह 47, विशेष गृह 48, उपयुक्त में से सही। तो सभी सही होंगे। पालक देखरेख 44 में, संप्रेषण गृह 47 में, विशेष गृह 48 में। नेक्स्ट आ जाओ, 49 में सुरक्षा का स्थान, 50 में बाल गृह, 101 में अपील, 102 में पुनर्निरीक्षण। तो उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आ जाओ, इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा में स्थान में रखा जा सकता है केवल 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, 16 से 18 वर्ष के मध्य का बालक, जघन अपराध कारित करने का अभियुक्त या सिद्ध दोष। उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, जघन अपराध से अभियुक्त सिद्ध दोष व्यक्ति या विधि विरुद्ध बालक को रखा जाएगा सुरक्षा के स्थान पर, बाल गृह में, विशेष गृह में। उपयुक्त में से सभी। तो सुरक्षा के स्थान पे। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इसका डिटेल भी पढ़ लो। विधि विरोधी या दोष सिद्ध बालक जब तक 21 वर्ष तक का न हो जाए सुरक्षा के स्थान पर रखा जाएगा। इस अधिनियम के किस अध्याय में दत्तक ग्रहण का प्रावधान है? धारा 7, धारा 8, अध्याय 7, 8, 9, 10। तो किस में दिया गया? अध्याय 8 में दिया। दत्तक ग्रहण का प्रावधान कहाँ? अध्याय 8 में, चैप्टर 8 में दिया गया। यह दत्तक ग्रहण संपत्ति द्वारा दिया जाता है। यह दत्तक ग्रहण संपत्ति द्वारा दिया जाता है। तो पत्नी की सहमति आवश्यक है, पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है, पति एवं पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पति एवं पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में कौन सा सत्य है? अकेला पुरुष बालिका का दत्तक ग्रहण करने का पात्र है। सभी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही किए जाएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत दत्तक ग्रहण में धर्म संबंधी कोई बाधा नहीं है। यह अधिनियम दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 को प्रभावित नहीं करता। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आ जाओ, दत्तक ग्रहण की कार्रवाई कितने अवधि के अंतर्गत के भीतर न्यायालय द्वारा निस्तारित की जाएगी? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो कितने? 2 माह के भीतर। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के प्रभाव का उल्लेख किया गया? तो किस धारा के तहत किया गया? धारा 62, 63, 64, 65। तो किसके? 63 के, धारा 63 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ, दत्तक ग्रहण में लिया गया बालक अपने दत्तक पिता का संतान हो जाएगा जन्मतः दत्तक ग्रहण की तारीख से न्यायालय के आदेशानुसार। उपयुक्त में तो जन्मतः हो जाएगा। अगर इसके तहत लिया जाएगा तो जन्मतः हो जाएगा। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इस अधिनियम के किस धारा में भूत तिथि के संबंध का सिद्धांत लागू होता? धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 66। तो किसमें? धारा 63 हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ लो। यदि कोई संपत्ति दत्तक संतान में निहित हो गई तो दत्तक ग्रहण के बाद उसमें निहित माय रहेगी। निर्वस्यता सहित सभी प्रयोजन के लिए दत्तक ग्रहण माता पिता की संतान हो जाएंगे। मानो बालक जन्म दत्तक माता पिता से हुआ, दत्तक ग्रहण आदेश की तिथि से प्रभावशाली होता, लेकिन बालक जन्मता दत्तक माता पिता का संतान माना जाएगा।
फिर आ जाओ विधिक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का प्रावधान 65, 66, 67, 68, तो किस में दिया गया है? 65 में दिया गया है। यदि किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिग्रहण या दत्तक ग्रहण के लिए अनाथ या परित्यक्त बालक को विधिता स्वतंत्र करने के लिए नियत समय के भीतर भारत के न्यायालय में दत्तक ग्रहण का आदेश प्राप्त करने में व्यतिक्रम करता तो दंडनीय होगा। जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 1,00,000 रुपये तक का हो, जुर्माने से जो क्या 50,000 रुपये, जुर्माने क्या जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, बालक के विरुद्ध अपराध हेतु प्रावधान, बालक के विरुद्ध अपराध हेतु प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया था? अध्याय 7, 8, 9, 10, तो किसमें? 9 में किया गया है। बालक के विरुद्ध अपराध हेतु प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? 9 में किया गया है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इस अधिनियम के अध्याय धारा 74 के अंतर्गत बालकों की पहचान प्रकट करने पर रोक लगाई गई। जो कोई इसका उल्लंघन करेगा वह दंडित किया जाएगा। कारावास 6 माह तक का हो सकेगा, जुर्माना 2,00,000 रुपए तक का होगा, 1, 2 दोनों। कारावास 6 माह का और 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, किसी बालक पर वास्तविक प्रभाव रखने वाला या नियंत्रण रखने वाला जानबूझकर बालक के साथ क्रूरता करता तो दंडित किया जा सकेगा। कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगी, जुर्माना जो 1,00,000 रुपए तक के जुर्माने से 1, 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या कहा गया? वास्तविक प्रभाव रखने वाला, नियंत्रण रखने वाला जानबूझकर बालक के साथ क्रूएल्टी करेगा। 3 वर्ष और 1,00,000 रुपए का जुर्माना, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट, यदि बालक के साथ क्रूरता ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बालक देखरेख के लिए न्यस्त किया गया है, वह ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। जो कठोर कारावास से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 5,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, 1, 2 दोनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1, 2 दोनों। अब उसके साथ क्या ऐसा व्यक्ति दंडित किया जाएगा? न्यस्त किया गया और वो क्रूएल्टी करता, तो 5 वर्ष और 5,00,000 का जुर्माना। फिर नेक्स्ट आ जाओ, यदि पूर्वोक्त क्रूएल्टी के कारण बालक शारीरिक रूप से निःशक्त हो गया या वह मानसिक रूप से अयोग्य बना दिया गया, तो व्यक्ति कठोर कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा, 5,00,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट आ जाओ, जो कोई भिक्षा मांगने के प्रयोजन के लिए किसी बालक को नियोजित करता है या उसका दुरुपयोग करता है तो दंडित किया जाएगा। कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, 1, 2 दोनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक व्यक्ति भिक्षा मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को अंग विच्छेदन करता है, उसे विकलांग बनाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। कम से कम 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माने से 5,00,000 रुपए तक का हो सकेगा, 1, 2 दोनों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, जो कोई किसी बालक को मादक शराब, स्वाक, औषधि, मना प्रभावी पदार्थ देता तो वह दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से जो 1,00,000 रुपए तक का हो जाएगा, 1, 2 दोनों। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाओ, जो कोई व्यक्ति दृश्यमान रूप से किसी बालक कर्मचारी को नियोजित करता है या उसे बंधुआ रखता है, उपार्जन करने के उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है, मतलब क्या करता है? किसी बालक को बंधुआ के रूप में, मतलब जबरदस्ती अपने पास रख के काम कराता है, तो क्या 5 वर्ष तक की सजा हो सकेगी, जुर्माना जो 1,00,000 रुपए तक का, दोनों। 5 वर्ष की सजा हो सकती है और क्या 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर नेक्स्ट आओ,
यदि कोई व्यक्ति संगठन या अधिनियम के उपबंधों या प्रक्रियाओं को पालन किए बिना अनाथ बच्चे को दत्तक देता तो दंडित किया जाएगा। कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी, 1,00,000 रुपए जुर्माना, उपयुक्त 1-2 दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त 1-2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक का क्रय विक्रय करता है तो दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष हो सकेगी, 1,00,000 रुपए जुर्माना, दोनों। ठीक है। बालक का वास्तविक प्रभार रखने वाला व्यक्ति जिसे अस्पताल में प्रसूति गृह के कर्मचारी या बालक क्रय विक्रय करने में दंडित किया जाएगा। न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा, 1,00,000 रुपए। तो न्यूनतम 3 वर्ष, 7 वर्ष और 1,00,000 रुपए, यानी कि ये पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा। फिर क्या कहता है, बालक देखरेख संस्था प्रभारी, मतलब जो संस्था प्रभारी है उसके देखरेख में जो बालक है अनुशासन के प्रयोजन में शारीरिक दंड देता तो वह दंडित किया जाएगा। तो 1,000 रुपए के जुर्माने से 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, किसी भी दंड से नहीं, तो 10,000 रुपए से दंडित किया जाएगा। कितने, 10,000 रुपए से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। बालक देखरेख संस्था का कोई नियोजित व्यक्ति बालक को शारीरिक दंड अनुशासन या दृष्टि से देता है तो वह दंडित किया जाएगा। कारावास से, जुर्माने से, सेवा से, पदच्युत से, दोनों से। तो 2 व तीसरे दोनों से, या तो पदच्युत कर दिया जाएगा और जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जाएगा। जहां कोई शारीरिक दंड के बारे में संस्था के प्रबंध से किया जाता है और ऐसी संस्था का प्रबंधक या भार साधक समिति बोर्ड न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करता अथवा जांच में सहयोग नहीं करता तो प्रभारी व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। न्यूनतम 3 वर्ष के, 1,00,000 रुपए जुर्माना, 1 और 2 दोनों। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। युद्ध प्रिय संघों में अन्य वयस्कों द्वारा किसी भी प्रयोजन से किसी बालक में भर्ती कराता है या प्रयोग करता है तो वह दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 5,00,000 रुपए का जुर्माना, 1-2 दोनों। तो इसमें 1-2 दोनों हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट। यदि कोई वयस्क व्यक्ति के रूप में या वयस्क समूह गैंग के रूप में अवैध क्रियाकलापों के लिए बालकों का उपयोग करता तो वह दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 5,00,000 रुपए जुर्माना, 1 और 2 दोनों। तो इसमें दोनों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बालक का व्यापहरण या अपहरण करता है तो दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष के कारावास से, 3 वर्ष के कारावास से, आजीवन कारावास से, भारतीय दंड संहिता में यथा उपबंधित कारावास से। तो भारतीय दंड संहिता में यथा उपबंधित कारावास से। नेक्स्ट आ जाओ। विकलांग बालक के साथ अध्याय 9 के अधीन उपबंधित कोई भी अपराध किया जाता तो अपराधी दंडित की 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष अध्याय में उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के दुगने से, तो दुगने से दंडित किया जाएगा विकलांग के साथ कोई अपराध करते हो तो। फिर आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन धारा 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय दोनों, संज्ञेय और अजमानतीय दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन कितने वर्ष से दंडनीय अपराध का विचारण बालक न्यायालय द्वारा किया जाएगा? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 7 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष। 7 वर्ष से अधिक अपराधों का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? ट्रायल बालक न्यायालय द्वारा। 7 वर्ष से अधिक। इस अधिनियम के अधीन कितने दंड से दंडनीय अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा? 3 वर्ष और उससे ऊपर किंतु 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से कम, 3 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? 3 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष से कम। 3 वर्ष से ऊपर यानी कि गंभीर अपराधों का विचारण कौन करेगा? जेएम फर्स्ट क्लास करेगा। फिर आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन अपराध 3 वर्ष से न्यून कारावास से,
3 वर्ष से न्यून कारावास से जो जुर्माने से दंडनीय है, तो ऐसे अपराध का विचारण किया जा सकेगा बालक न्यायालय द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट। तो 3 वर्ष से जो कम है वो कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। 3 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष तक कौन कर सकता है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। और 7 वर्ष से जो ऊपर है वो बालक न्यायालय करेगा। ठीक है, तो ये समझ जाना। फिर आ जाओ नेक्स्ट। इस अधिनियम के अधीन 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध या केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध होगा असंज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय। तो असंज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और जमानतीय 3 वर्ष से कम वाले जे एक्ट के तहत। ठीक है, देखो 7 वर्ष से अधिक कारावास बालक न्यायालय, ठीक है। 3 वर्ष से ऊपर किंतु 7 वर्ष से अधिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये भी ठीक है। 3 वर्ष से कम कोई भी मजिस्ट्रेट, जुर्माने और दंडनीय कोई भी मजिस्ट्रेट। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? अध्याय 9 के अधीन कोई अपराध बालक करता तो वह विधि विरोधी बालक के रूप में माना जाएगा। दुष्प्रेरण के लिए वही दंड है जो अपराध के लिए उपबंधित है। जहां वैकल्पिक दंड है वहां अपराधी ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा मानो जो मात्रा में गुरुत्वर है। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अध्याय 9 के अधीन बालक का क्रय विक्रय किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? 81, 82, 83, 84। तो 81। नेक्स्ट आ जाओ। जो भी व्यक्ति बालक को मादक द्रव्य या मन प्रभावी पदार्थ का सेवन कराता है, वो मतलब शराब वराब पिलाता है, तो किस धारा के तहत? 77, 78, 79, 80। तो 77 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। यह जैविक माता पिता, मतलब जैविक माता पिता जानबूझकर अपने बच्चे का परित्यक्य कर देते हैं, मतलब जो उसके ओरिजिनल माता पिता वो जानबूझकर उसे छोड़ देते हैं। तो किस धारा के तहत? 74, 75, 76, 77। तो 77 तो होगा नहीं, 75 के तहत वो दंडनीय किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष? जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय, बाल न्यायालय। तो बाल न्यायालय के समक्ष, बाल न्यायालय के समक्ष अपील होगी। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश की अपील न्यायालय में कितनी अवधि के भीतर पूरी की जाएगी? आदेश की तारीख के 15 दिनों, आदेश की तारीख के 30 दिनों, आदेश की तारीख के 45 दिनों, आदेश की तारीख के 60 दिनों। तो 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। जघन्य अपराध से आरंभिक निर्धारण के पश्चात किशोर न्याय बोर्ड पारित किसी आदेश की अपील होगी सत्र न्यायालय के समक्ष, जिला न्यायालय के समक्ष, बालक न्यायालय के समक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्र न्यायालय के समक्ष। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 101 के अंतर्गत सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी, या तो 1 या तो 2, या तो कोई अपील नहीं होगी। सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध 101 के तहत कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता। उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायालय में, जिला न्यायालय में, तो कहाँ? हाई कोर्ट में कर सकता है। बालक न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रावधान कहाँ है? 101, 102, 103, 104। तो कहाँ है? 101 में है। नेक्स्ट आ जाओ। किस धारा के प्रावधान है कि बालक कल्याण के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी? 101, 105, 107, 109, 101 में दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में किस आदेश की अपील नहीं होगी? कोई भी बालक से संबंधित जिसके बारे में यह कथित है कि उसने ऐसा अपराध किया है जो बालक द्वारा अधिक आयु का है। जघन्य अपराध बोर्ड द्वारा पारित किए गए दोष मुक्ति का आदेश होगा। इस निष्कर्ष के संबंध में समिति द्वारा पारित किया गया कोई भी आदेश कि व्यथित व्यक्ति देख रेख संरक्षण आवश्यकता बालक नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाओ।
जिला न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अपील की सुनवाई कितने दिनों के भीतर पूरी होगी? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो 30 दिन के अंतर्गत पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 दिन के अंतर्गत। इसको फिर से देख लेते हैं, क्या पूछा था क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं। हाँ, सत्र न्यायाधीश अपील की सुनवाई कितने दिनों के भीतर पूरा करेगा? तो 30 डेज के अंदर। सत्र न्यायालय जो अपील देखेगा वह उसकी सुनवाई 30 डेज के अंदर पूरी करेगा, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है? जिला न्यायालय को, सत्र न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उपयुक्त में से सभी। तो किसको? हाई कोर्ट को। पुनर्निरीक्षण किसको प्राप्त है? हाई कोर्ट को। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हाई कोर्ट निगरानी, पुनर्निरीक्षण निगरानी 101, 102, 103, 104, तो किसके तहत करेगा? 102 के तहत पुनर्निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, बस एक और बचा हुआ है, इसके बाद लास्ट हो जाएगा कंप्लीट। इस धारा के अधीन 102 के अंतर्गत उच्च न्यायालय पुनर्निरीक्षण के किन आधारों पर करता है? अधिकारिता संबंधी त्रुटि, समिति या बोर्ड बाल कल्याण के आदेशों की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन। उपयुक्त में से एक, दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन जांच, अपील या पुनर्निरीक्षण की कार्रवाई कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सम्मन मामले के विचारण की प्रक्रिया, संक्षिप्त मामले के विचारण की प्रक्रिया, वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सम्मन मामलों में विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब आ जाओ, बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय बोर्ड अपने आदेश में संशोधन कर सकता, स्वप्रेरणा, आवेदन पर, एक, दो, दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वप्रेरणा से अपने आदेश में संशोधन स्वप्रेरणा से भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड बालक कल्याण समिति अपने आदेश में किसी भी आकस्मिक या लिपिक त्रुटि को ठीक कर सकता है। आवेदन पर, स्वप्रेरणा पर, तो दोनों पर, स्वप्रेरणा या आवेदन दोनों पे कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। किशोर कल्याण बोर्ड बाल कल्याण समिति अपने आदेश में संशोधन करने की शक्ति इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? 104, 105, 106, 107। तो किसके अंतर्गत प्राप्त है? 104 के अंतर्गत। इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, उपयुक्त में एक, दो, दोनों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? राज्य सरकार को। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति दी जा सकती है। 91, 92, 93, 94। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 91। फिर नेक्स्ट आ जाओ। किशोर न्याय बोर्ड बालक समिति बालक की आयु उपधारण की अवधारणा करता है। 94, 93, 95, 96। तो किसमें? 94 के अंतर्गत। फिर आ जाओ, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सद्भाव से की गई कार्रवाई को संरक्षण है? 100, 101। अब आ जाओ लास्ट पे, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देख लेता हूं 16वां क्या कहता है। सद्भाव मतलब गुड फेथ में की गई कार्रवाई को संरक्षण प्राप्त है। तो किस धारा के तहत? 100 में तहत, 100 के तहत। ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या गुड फेथ वाला पूछा तो किसमें? 100 में हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट पेज है, इसके बाद आपका ये जितना भी जे एक्ट के अभी तक क्वेश्चन आए वो मैंने सब करा देंगे। ठीक है, सब हो जाएंगे। 160-65 क्वेश्चन थे, सब मैंने करा दिए। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत बालकों को कल्याण एवं पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि सृजित करने का प्रावधान है? तो किशोर न्याय सृजित करने का प्रावधान है 105 में, 106 में, 107 में, 108 में। आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इतना मेहनत किया हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दी। कम से कम 10-10 लोग कर दें तो 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। इतने लोगों को मैंने PDF प्रोवाइड सब कुछ करा दिया। धीरे धीरे तो मैं सब कर दे रहा हूँ, लेकिन अब कुछ सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ेंगे तो पढ़ाने का मन नहीं करता। फिर मेहनत करो, फिर मेहनत करने का मन नहीं करता। 1 रुपये भी तो किसी से कहीं से कोई देता नहीं है, केवल मेहनत पे है, तो उसका सब्सक्राइबर तो बढ़वा ही दो कम से कम। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा बाल न्यायालय है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन विशेष न्यायालय, अधिनियम के अधीन अपराधों की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय या सत्र न्यायालय, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। फिर आ जाओ, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? किशोर न्याय बोर्ड प्रारंभिक जांच के बाद यह निर्धारित करेगा कि किशोर अपराधी को पुनर्वास के लिए भेजा जाए और बालिका के रूप में मुकदमा चलाया जाए। 16 से 18 वर्ष के बालक जिसने जघन्य अपराध किया है, बालकों की तरह नियमित मुकदमा चलाया जाएगा। विरोधी बालक न्यायालय 21 वर्ष के बाद कारागार में रखा जाएगा। विधि विरोधी कथित बालक की मृत्यु या आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही होंगे। तो इस प्रकार आपका जेजे एक्ट का 163 क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिए पढ़ा के। देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैं देखो पैसे रुपए तो किसी से मांग नहीं रहा हूँ, फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये है थोड़े सब्सक्राइबर तो इतना तो कर सकते हो, पैसे तो देने के लिए कहता नहीं, केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कहता हूँ। तो सब्सक्राइबर और वॉचिंग पीरियड थोड़ा बढ़ जाए तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कोई त्रुटि हुई होगी तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।